नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसके ऊपर क्या क्या रिस्क होते हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी रिस्क के फैक्टर्स के ऊपर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों निवेदन, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना भूले, जिससे कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या फिर आप इक्विटी के थ्रू करें, इन दोनों ही तरीके का, या फिर आप एफडीआर और भी कोई इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं। हर तरीके के इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, उनको एक्चुअली दो तरीके के रिस्क में डिवाइड किया गया। एक है सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई जोड़ नहीं होता है, और वो जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इस तरीके की जो होती है उनके ऊपर होता है, जिसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। इस तरीके के जो रिस्क होते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं। जिस तरीके के, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्शन हाउस है उसमें आग लग जाए या उसमें कोई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाए, इस तरीके के जो रिस्क होते हैं वो शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं और वो छोटे लेवल पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इफेक्ट करते हैं। और पर इनका इसी तरीके से क्योंकि अगर आप आग लग गई है तो प्रोडक्शन दोबारा शुरू जब हो जाता है तो आपका रिस्क अपने आप ऑटो हो जाता है। अब देखिए, सबसे हम अगर रिस्क को कैटेगराइज करें तो सबसे कुछ रिस्क मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के रिस्क होते हैं। पहला अगर रिस्क की बात करते हैं तो एक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इस टाइप का रिस्क होता है कि जैसे मान लीजिए किसी आपने स्टॉक में अपने पैसा लगाया है। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो रबर कंपनी में करता है, मीन्स सीएट हो गया या फिर एमआरएफ हो गया, जो मतलब टायर की कंपनियां हैं, उनको रबड़ की जरूरत होती है। और मान लीजिए केरल में बाढ़ आ गई, क्योंकि भारत में जो मोस्टली रबड़ सप्लाई होता है केरल से होता है, तो जो बाढ़ आ गई है, बाढ़ की वजह से रबर का जो है प्रोडक्शन कम होगा और रेट जो है डाउन बहुत ज्यादा हो जाएंगे रबर के, जिसके ऊपर आपके स्टॉक के ऊपर, और इस जो भी आपका म्यूचुअल फंड है जिसने भी आपके रबर सीएट में या एमआरएफ में अपना पैसा लगाया होगा, उसका आपका जो है रेट डाउन जाएगा, एनएवी उसकी डाउन जाएगी। तो ये आपका रिस्क होता है। इस तरीके से रिस्क होते हैं, इनको बिजनेस रिस्क बोला जाता है। तो इस तरीके के रिस्क के ऊपर आपको कुछ नहीं है। जब आपको इसमें करना क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सारे रिस्कों को कवर करने का तरीका। अब दूसरे टाइप का अगर रिस्क की हम बात करें तो एक होता है करेंसी रिस्क। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उसकी जो टोटल, अगर मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल उसकी 1000 यूएस डॉलर की उसकी वैल्यू है, तो डॉलर का रेट अगर 64 चल रहा है और उसके बाद मान लीजिए कि डॉलर का रेट अगर गिर गया, मान लीजिए कि 70 चल रहा है, 70 से 65 हो गया, तो 5 जो डॉलर गिरा है उससे उसकी एकदम जो होती है वैल्यूशन बहुत ज्यादा गिर जाती है। उस वैल्यूज के गिरने की वजह से उस कंपनी के ऊपर डेट और तमाम तरीके की दिक्कतें आती है, जो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके के जो रिस्क होते हैं वो करेंसी रिस्क होते हैं। और ये कई जो होती है कंपनियां, कोई यूएस में काम करती है, कोई जापान में, कोई चाइनीज कंपनी है, तो वो वहां की करेंसी के ऊपर और जो इंडिया की करेंसी का जो डिफरेंस होता है उस वजह से ये रिस्क काम करता है। तो ये रिस्क फैक्टर भी है, इसके ऊपर भी आपका कोई जोड़ नहीं है। दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क किस तरीके से होता है, जैसे कोई कंपनी है, उसमें कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं जो कंपनियों को क्रेडिट देती है, ए प्लस इस तरीके से क्रेडिट देती हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, उसको स्टेगल मोरली और हो गया और जो कि क्रिसिल हो गया, ये वगैरह जो भी संस्थाएं हैं, इन्होंने अगर इसको डाउन रेट कर दिया तो उस वजह से रेट होता है मार्केट में उस शेयर का या उससे जो भी ईएमसी ने पैसा लगा रखा है उसमें, उसका डाउन होता है। उससे भी आपकी कैपिटल थोड़ी बहुत डूबती है या आपकी कैपिटल जाती है। तो इसको बोलते हैं, इस रिस्क के ऊपर भी आपका कुछ नहीं जो है, ये आपका क्रेडिट रिस्क के ऊपर आता है। एक आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्क। इन्फ्लेमेशन से मतलब है कि महंगाई। मान लीजिए कि इस तरीके का जो रिस्क होता है आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के रिस्क में इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है वो डाउन जाएगा ही जाएगा, कैश फ्लो कंपनी में इफेक्ट होता है, और ये होता है आपके इन्फ्लेशन की वजह से। अब नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मान लीजिए कि आपने किसी इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में डाला है जो फिक्स डेट जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डेट वाले होते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आपने पैसा अपना डाल रखा है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही मतलब एक तरीके से कोरिलेटेड होते हैं और इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अब नेक्स्ट अगर बात करें तो मार्केट रिस्क। इसको अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो मार्केट रिस्क तो यही है कि जैसी मार्केट है, मार्केट के ऊपर आपका शेयर है और शेयर के जो रेट है अप डाउन हो रहे हैं, वो रीजन कुछ भी हो पर जो मार्केट का है
तो ये इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क किस तरीके से होता है, मान लीजिए कि आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, उसका कोई मैनेजर, फंड मैनेजर जो होता है, फंड मैनेजर का जो रिकॉर्ड है कुछ खराब हो गया, या फिर उसने कुछ गलत तरीके से स्टॉक्स में पैसा डाल दिया, या फिर जिसको उसको खरीदना चाहिए था उसको नहीं खरीदा, इस वजह से अगर उसको चेंज कर दिया गया या फिर इस तरीके से होता है, ये सब भी आपके जो है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये जो है मैनेजमेंट रिस्क होता है, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ होते हैं जो फ्रॉड कर जाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें लिक्विडिटी की कमी होती है। उस टाइम पे आपका होता क्या है कि ना तो आप उसको खरीद पाते हैं ना उसको बेच पाते हैं। तो इस तरीके की जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप ऑर्डर लगाते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई शेयर थोड़ा स्मॉल उसका है, एनईवी का है, उसमें अपने बड़ी क्वांटिटी डालना चाहते हैं, बड़ा पैसे में आपने मान लीजिए कि उसके 5,000 10,000 शेयर डालना चाहते हैं, तो आपका ऑर्डर जाता है पर आपके पूरे बाई नहीं होते हैं। वो यही होता है, लिक्विडिटी की कमी होती है। तो वो लिक्विडिटी की वजह से भी आपका जो पोर्टफोलियो है इफेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट होता है रेगुलेटरी, ये रिस्क बोलते हैं। रेगुलेटरी रिस्क ऐसा होता है कि जो हर किसी में कंट्री में, जैसे अपने सेबी है, सेबी ने अगर मान लीजिए कि कुछ पकड़ में आता है उसको कि नहीं और ये नहीं है, या फिर सेबी कोई नया रूल ले आती है किसी भी कंपनी के लिए, या फिर मतलब किसी की कोई कंपनी उसके ऊपर इफेक्टेड होती है, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं कोई एएमसी है वो एक स्टॉक एक में इतना ही ले सकती है, जिस तरीके से मतलब कई होते हैं, कई तरीके से होते हैं। वो जो सेबी जो है या फिर रेगुलेटरी फर्म है, उसके द्वारा जो भी रेगुलेशंस लाए जाते हैं या फिर उनके द्वारा जो नए लॉ क्रिएट किए जाते हैं, उससे भी काफी कुछ आपके एसेट वैल्यू के ऊपर असर पड़ता है। तो ये भी आपका है कि आपका इसमें भी आपका कैप मार्केट कैप डाउन जाती है। अब नेक्स्ट जब हम अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल या कंट्री रिस्क की बात करते हैं। पॉलिटिकल रिस्क कई तरीके से है। मान लीजिए कि अभी सभी जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है और ये कॉर्पोरेट जगत के लिए भी तो बहुत अच्छी है, मतलब तो इसमें शेयर मार्केट के जितने दिग्गज है वो दोबारा चाहते हैं कि दोबारा से आपका जो देश में मोदी की गवर्नमेंट बने। अगर किसी कारणवश ये नहीं बनती है तो मार्केट फॉल होगा, उससे आपकी कैपिटल लॉस होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इस तरीके का जो रिस्क होता है, ये रिस्क आपको जो है पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं, इसको कंट्री रिस्क भी बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कि वेनेजुएला वगैरह का या ईरान का आप अगर एग्जांपल लेंगे तो वहां पे क्या हुआ है, तेल के ऊपर कुछ आपके सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में काफी कुछ इफेक्ट पड़ा है और उनकी जो है इकोनॉमी डाउन हुई है। और ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये तेल का क्रूड ऑयल को अप करते हैं, डाउन करते हैं, ये सारे पॉलिटिकल और कंट्री रिस्क जो होते हैं, ये आप सब जानते हो कि इस तरीके से भी आपकी कैपिटल को इफेक्टेड करते हैं। अब सबसे सरल तरीका क्या है इन सबसे बचने का? सबसे सरल तरीका यही है कि अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, तो सबसे तरीका यही है कि आप रेगुलरली कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करें और जब भी आपको इसका एनएवी या इसका जो रेट है वो डाउन में मिलता है, आपको इसको परचेज करते रहना है। और अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो रिस्क होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल तक ही चलता है, चाहे वो लेमन ब्रदर्स का हो या फिर आप देखिए .com बूम हो या फिर और भी कई है, करगिल वार भी इंडिया के वार हुआ था या फिर परमाणु विस्फोट किए थे, उसके ऊपर काफी सैंक्शंस लगे थे, पर अच्छे उसके अपने इंडिया के क्रेडिट की वजह से ये सारे हट गए हैं और सबका इफेक्ट खत्म हो गया था। तो हर चीज का एक टाइम होता है कि टाइम होराइजन के बाद हर आपकी चीज ग्रो करती है। अगर आपको भी आप चाहते हैं कि आपने अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद रखा है तो सबसे बड़ी बात है पोटेंशियल, आपको कितनी पोटेंशियल आप में अपनी पोटेंशियल को मापिए और पेशेंस रखना है मार्केट के अंदर में, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप इक्विटी मार्केट में करें या डेरिवेटिव मार्केट में करें, एफएनओ में, किसी में भी अगर करते हैं तो सबसे बड़ी बात है आप लॉन्ग टर्म जाइए। लॉन्ग टर्म जाने से आपको 10 से 15 साल का अगर किसी भी फंड का आप उठा लीजिए, आप किसी भी स्टॉक का उठा लीजिए, आपको अच्छा ही मिलेगा। हाँ, ये स्टॉक यूज करने से पहले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि उस स्टॉक के अगर आप इक्विटी में जाते हैं तो स्टॉक्स के बारे में पूरा जानकारी ले, कंपनी के बारे में जानकारी ले। और भी अगर आपको इस तरीके से नहीं पता है कि मुझे किसमें करना है काम, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि स्टॉक म्यूचुअल फंड से निकले शेयर्स, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो मैंने आपको 10 से 12 स्टॉक्स बताए हैं उनके अंदर ही निवेशित रहिए, आप कभी घाटा नहीं खाएंगे, ये मेरा मानना है। और आशा करता हूं कि आपको मार्केट के रिस्क समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इसी नोट के साथ इस वीडियो करता हूं वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।